वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 72 है और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है। इस बार हम लोग 32 बिहार जे के लिए फ्री मॉक इंटरव्यू करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें ये जो स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। यह वीडियो सब्जेक्ट वाइज बनाए गए हैं। आप इस बात को समझिए कि हाई कोर्ट के माननीय जज साहब आपका इंटरव्यू लेंगे। आप जो आंसर देते हैं, जो किताबों से में पढ़ते हैं या नोट्स वाले, तो एक अप्रोच में अंतर होता है। स्टूडेंट एडिशन की किताबों या आपके नोट्स कितने इम्प्रेसिव होंगे और आप कितने इम्प्रेसिव तरीके से उसको बोल पाएंगे, यह एक अलग मसला है। हमने भी इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनके जो जवाब क्या हो सकता है हमने भी सजेस्ट किए हैं। तो ये वीडियो इसलिए बनाए गए हैं कि कम से कम समय में आप अपना बेहतरीन रिवीजन कर सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप फॉलो भी कर सकते हैं और चैनल को, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इसे अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इंटरव्यू का यह पार्ट। सबसे पहले, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी? Sir, according to the doctrine of repugnancy, if the state law and union law is inconsistent over any matter in the concurrent list, then in such a case, the union law will prevail over the state law. And so this doctrine of repugnancy, Yes, sir. this states this doctrine of repugnancy affects whose power? A state power. What is the criticism of doctrine of? अब आपने सही बता दिया, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। सर एक सेकेंड, हम बस फैन ऑन करके आते हैं। Yes, sir. So, into a federal constitution, why we have one by one, थोड़ा अब लेवल थोड़ा, चूँकि you have answered correctly, तो मतलब स्वाभाविक है कि जब सही आंसर होता है तो लेवल बढ़ता जाता है। तो अब थोड़ा सा, what is the major criticism? What is the inherent fault with the doctrine of repugnancy? Because it takes away the state power of legislation. Because in the event of conflict, the union law shall prevail. Yes, sir. So, and this is contrary to the basic spirit of federalism. So, because under a federal constitution, both union and state has to act according to the entries provided under the 7th schedule. So, taking away the legislative power of a state in the event of conflict is contrary to the basic spirit of federalism. Now question is here. Yes, sir. कि अगर मान लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, तो टू दैट एक्सटेंट स्टेट लॉ जो है वो वाइड हो जाएगा एंड यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। Yes, sir. तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, व्हाई नॉट प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बी अप्लाइड?
अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कोई मतलब डिफिकल्टी का लेवल नहीं है, वो बढ़ता ही जाएगा। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज राइज होंगे which has not been addressed even till today. There is no case law. ग्रे एरिया ब्लैंक है। एक दो और थोड़ा सा ऊंचा करेंगे, मतलब थोड़ा सा करेंगे और so our federalism is a unique federalism. It has federalism but with a strong center. हाँ. And to maintain a strong center, we have no option. We have to apply doctrine of repugnancy, invalidating the state legislation for allowing to prevail the central legislation. And imposition of precedent rule is also one of the example of the unitary feature, the strong central bias. Yes, sir. डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी पढ़ लिया, अच्छे से जवाब दिया, उससे काम चल जाएगा कि डिफरेंस भी जानना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। Yes, sir. चलो ये भी थोड़ा जान ले। एक लाइन में, doctrine of severability is applied when the law made by the legislature is inconsistent with the fundamental rights. Yes, sir. और repugnancy तब apply होता है When जब that concurrent list में conflict है into the central legislation and the state legislation, ये basic अंतर है। Doctrine of repugnancy में that law becomes void. Doctrine of repugnancy has also some element of doctrine of eclipse, because that is not thrown away. The repugnant provision only become void. तो ये सेकंड वाला पॉइंट आप फिर से प्लीज रिपीट कर दीजिएगा कि सेवरेबिलिटी में Severability में तो when a law enacted by competent legislature, if हाँ inconsistent with part third of the constitution, shall be void to the extent of inconsistency. और उसमें लिख लो कि if into the concurrent list there happens to be a conflict between central and state legislation, doctrine of repugnancy is generally मेरी कहीं किसी से बात हो रही थी कभी, यस सर तो मतलब ऐसे ही मैंने मजाक में बोल दिया, नाम नहीं लूंगा, मतलब नाम लेना किसी का अच्छा नहीं, जैसे ऐसे ही तो मैंने मजाक में वैसे ही बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन तो रखा है, एवरी सिटीजन मस्ट नो द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑल राइट। एडमिन लॉ क्यों रख दिया? तो that gentleman started arguing with me कि
to make constitutional law complete, admin law is also necessary. तो मैंने कहा then constitutional law, admin law without principle of statutory interpretation तो जब complete ही करना है तो you should have included the principle of statutory interpretation also, because in the absence of there are so many doctrines and how it is to be interpreted. तो उनको बहुत गुस्सा आ गया. अगर if you have constitutional law, admin law, so complete package is and if you miss interpretation of the statutes तो फिर complete नहीं हुआ ना वो sphere. Principle of statutory interpretation and those doctrines are very very must. Yes, sir. And admin law in the absence of principle of statutory अब syllabus तो अब ठीक है, हमें अगर सिलेबस बनाना रहता तो डे टू डे वर्किंग वाला खूब बनाता. एक स्टूडेंट से पूछा गया Yes, sir. कि मान लीजिए आपने जजमेंट साइन कर दिया, हाँ. अपने केबिन में बैठे हैं, आपको लगता है कि कुछ एरर हो गया है जजमेंट में, हाँ. तो आप क्या उसे चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? तो अब जवाब नहीं था उसके बाद. Once the judgment is signed, it cannot be altered. Judgment sign होने के बाद why judge need to sign the judgment? Once a judgment is signed, it can never be altered. तो वो सीपीसी में जब हम पढ़ते हैं 152 से लेकर 153 वो तो क्लरिकल एरर है. हाँ. That is clerical error. Yes, sir. On the apparent and on face of, and there has to be reasoning has to be written. But once a judgment is signed, you pass a degree in favor of, you pass a judgment in favor of A, and thereafter you taking another view and passing a judgment in favor of B. तो चेंजिंग, हाँ ये नहीं. वंस मतलब द क्वेश्चन इज कि जजमेंट हैज टू बी साइंड बाय द कोर्ट. अब क्वेश्चन पूछना ऐसे जब मैं होता तो ये पूछता व्हाई ए जज इज रिक्वायर्ड टू साइन द जजमेंट. Why a judge is required to be? Because signing provides protection against alteration, and a judgment after signing it cannot be altered. Judgment is passed after hearing the parties. Yes, sir. At the back of the parties, no judgment can be altered. And open court में बोला जाता है. हाँ हाँ हाँ. तो ये पूछा गया था. तो इस तरह के क्वेश्चन इरिटेट करते हैं. हाँ. इरिटेट बहुत इरिटेट करता है. तो जिस किसी से पूछा गया तो वो चुप हो गया, तो फिर एक्सप्लेन किया, फिर वैसे मतलब बड़ा फ्रेंडली कहते हैं. मान लीजिए मिस्टेक हो गया तो क्या वो मिस्टेक ठीक नहीं कीजिएगा, ये अपील में जाके तो फिर कैंडिडेट बोल दिया कि मिस्टेक हो गया तो चेंज कर देंगे. तो इस तरह से फंसना नहीं है वहां पर. समटाइम्स मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है, मतलब मतलब अब क्या होगा कैसे होगा इट वेरीज. बिकॉज अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाया एज ए टीचर, माई चॉइस एंड प्रेफरेंस वुड बी समवॉट डिफरेंट. कोई दूसरा आदमी पढ़ाया तो उसका चॉइस एंड प्रेफरेंस वुड बी डिफरेंट. So everybody has different choice and preference, and this is diversity.
of the beautiful legal mind. So anyway, doctrine of repugnancy हो गया. चलो, for God's sake, we don't have principle of statutory interpretation. तो क्लासिकल थ्योरी और पता ना दुनिया भर की, we don't have jurisprudence, one of the vital subjects. Law is totally absurd in the absence of jurisprudence. So we don't have jurisprudence. अब चलो anyway. What is human rights? Sir, human right means the rights relating to life, liberty, equality, and dignity of the individual, guaranteed by the Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India. ठीक है, एकेडमिक आंसर है. एकेडमिक आंसर अच्छा आंसर है. जहां तक मैं समझता हूँ, पता नहीं मैं ठीक समझ रहा हूँ या नहीं समझ रहा हूँ. इंस्टीड ऑफ गिविंग एकेडमिक आंसर, मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड गिव प्रोफेशनल आंसर. अब ह्यूमन राइट के बारे में तो एज पर सेक्शन 2D ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ 1993. हाँ, 2D को पढ़ के सुनाओ. ये तुमने बोला 2D को? यस सर, यही बोला. 2D बोला कि 2D बोला था अभी? ये 2D के बारे में नहीं बोला, जब डेफिनेशन दी गई ह्यूमन राइट की वही बोला. हाँ हाँ हाँ. तो ऐसे चीज में अब डिफिकल्टी इज दिस की बाकी कंट्रीज में ये सब का स्टैट्यूटरी डिफिनीशन प्रोवाइड किया गया और उससे संबंधित बहुत सारे राइट्स भी हैं. तो उनके भी जैसे ऑक्सफोर्ड लॉ स्कूल के, हार्वर्ड के और बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, उनके भी वेबसाइट हैं. अब नाउ क्वेश्चन इज कि देयर डेफिनेशन इन देयर टर्म्स, how much should be appropriate into our context? That is one of the question. तो ह्यूमन राइट, हम जैसे हमारा आंसर होना चाहिए, पूछा जाए कि व्हाट इज ह्यूमन राइट, तो इट्स लिटरल मीनिंग इज ऑल द राइट अवेलेबल टू ए ह्यूमन बीइंग एंड एज पर सेक्शन 2D of the Protection of Human Rights Act, it means right relating to LLED, life, liberty, equality and dignity of the individual, guaranteed by either the Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by the court. What is, ये तो ह्यूमन राइट हो गया. What is civil right? ये पीछे हम लोगों ने कहा किया था. The right available to an individual provided either by the Constitution or by the statutes. कंट्री स्पेसिफिक कौन होता है? कंट्री स्पेसिफिक आपका सिविल राइट होगा. हाँ, और ह्यूमन राइट
This is universal application. This is internationally accepted because source of the human right is also the international covenant, and India is signatory to that. Yes, sir. Human right कोर्ट भी है और basically human right violation at the hand of police access or army or all that, basically it deals with जैसे गाजा में जीनोसाइड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो कई कंट्रीज बोल रही है उस पर, कुछ नहीं भी बोल रहा। तो हम क्यों बोलेंगे गाजा में मेरे सिटीजन नहीं, हमें क्या लेना देना। ह्यूमन राइट हैज ऑलवेज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अभी भूटान में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया अभी थोड़े दिन पहले। तो अब सेम सेक्स मैरिज राइट it is granted by the statute, there is some law passed, so civil right is either protected by the constitution or by the statute. This is always country specific, it varies from country to country. अब like same sex marriage, one can marry, अब homosexual marriage is acceptable, legally acceptable in Bhutan. It is also acceptable into other countries, other Asian countries also. Now, but this is not legally recognized into India, though homosexuality is not an offense. But same-sex marriage has not been given legal character. Marriage has to be between either male or female, not between same sex. So, this is into the nature of civil right, right to property, right to inheritance, right to succession. So, every statutory right available to a human being is known as civil right. It is country specific. And what is difference between human right, civil right, constitutional right and fundamental right? चार गो एक साथ चार तो नहीं पूछेंगे, लंबा हो जाएगा, एक दो ही पूछेंगे। वो ह्यूमन राइट और डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट, तो ये तो डिफरेंस बहुत आसान है। फंडामेंटल राइट के लिए यू कैन 32(1) भी है, 226 भी है, बट कैन यू गो स्ट्रेट वे इनटू दैट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स? नो सर। अब सबसे बड़ा अब इस तरह से कैटेगराइज करना इन चार में, जो क्या हम कह सकते हैं कि ऑल फंडामेंटल राइट इज पार्ट ऑफ द सिविल राइट? हेलो हेलो, यस जी सर। मैं सर अभी लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं थर्ड ईयर में। मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करूँगा। तो ये जो कैटेगराइजेशन है, human right, certain human rights provided under the constitution under fundamental chapter
are fundamental rights. Yes, sir. Right to vote, constitutional rights, civil right, which is guaranteed so far as liberty, equality, and freedom. And civil right is country specific, guaranteed either by the constitution or by the statute. गारंटीड की जगह गारंटीड शब्द का इस्तेमाल करना सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए अप्रोप्रिएट होगा। बाकी राइट को हम बोलें तो प्रोवाइडेड बोलना ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि 32(1) में गारंटीड कहा गया है। अब बाकी राइट इंस्टेड ऑफ सेइंग गारंटीड बाय वी शुड से प्रोवाइडेड बाय। अब इसके अलावा जो पॉक्सो का एक्ट बनाया गया, सेक्सुअल ऑफेंसेज अगेंस्ट चाइल्ड, दैट इज ऑल्सो वायलेशन, ऑल क्राइम आर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। कह सकते हैं ऐसा? हाँ सर। ऑल क्राइम्स आर बेसिकली वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। So, what was the need and necessity of passing the POCSO Act? There was no effective legislation dealing with the cases of child sexual abuse. If a male child who was minor was sexually abused, there was a limited provision under IPC 377. ये निर्भया गैंग रेप केस के बाद आया था या पहले आया था? बाद आया था सर। निर्भया गैंग रेप केस के बाद जो रेप लॉ में चेंजेस हुए कब हुआ था? 2013 में, 12 में? ये पॉक्सो 2012 का, उससे पहले आ गया। और इसमें जो डेफिनेशन दिया हुआ है, इसमें ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इक्का दुक्का रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान के चलिए। अगर इनकेस कहीं पूछा गया तो मेन 2-4 चीजें ही जाननी है, ज्यादा नहीं जानना। एपीओ वगैरह में जहाँ सिलेबस का पार्ट है वहां तो ठीक है, लेकिन वैसे इक्का दुक्का ही पूछा जाता। इसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले अभी कौन है? हु इज चेयरमैन ऑफ NHRC? अब गूगल करके बताओ। अभी एक्टिंग है, परमानेंट कोई अपॉइंट नहीं हुआ है। करके बताओ और नाम भी लिखो। विजया भारती सयानी। हाँ, और विजया भारती सयानी, शी इज द एक्टिंग चेयरपर्सन। पहले जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा था,
And who is the chairman of Bihar Human Rights Commission? इसको भी गूगल करो। अनंत मनोहर पदार। लिख लो। एक ऐसा भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट कहना उचित नहीं है, अब किसी स्टूडेंट का गैप हो गया था ज्यादा, तो उसने स्टूडेंट ने ही कह दिया कि प्रैक्टिस भी करते हैं। हाँ सर, बताया था आपने। हाँ, नहीं तो आगे वो एक और भी मतलब ऐसा होता है, तो बोल दिया कि प्रैक्टिस करते हैं। पूछा कहाँ, कह दिया हाई कोर्ट में। अच्छा, हाई कोर्ट वाला नहीं बताया था। हाँ, तो पूछा गया कि चीफ जस्टिस का क्या नाम है, ही वॉज नॉट एबल टू टेल। तो कम से कम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वी मस्ट नो द नेम ऑफ आवर चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का कम से कम। जो अब इस बार जस्टिस संजीव खन्ना सीजीआई बनेंगे। हाँ। तो हाउ सीजीआई इज अपॉइंटेड, ये पूछा जा सकता है। तो द सीनियर मोस्ट, the precedence is the senior most judge of Supreme Court is appointed as CGI on the recommendation of outgoing CGI। हाँ। तो लिख लो इसको। एक बार इसका वायोलेशन भी हुआ था, जिसकी एवज में जस्टिस खन्ना बनने वाले थे। हाँ, वो जजमेंट के लिए उनको नहीं बनाया गया था। हाँ, एडीएम जबलपुर में। हाँ, और एंड ही वाज वन हु गेव डिसेंडिंग जजमेंट। हाँ, डिसेंडिंग जजमेंट दिया। और मतलब सीनियर मोस्ट जजेज वर सुपरसीडेड एंड जूनियर मोस्ट वाज अपॉइंटेड एज सीजीआई। तो हु शैल बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस, ये अभी प्रेसिडेंस से ही, मतलब नॉर्मली द सीनियर मोस्ट जज इज अपॉइंटेड। मम्मा बहुत प्यार करती है। बुआ है। अच्छा, बुआ है। अच्छा, नेक्स्ट एक और था एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं भूल गया। कॉलेजियम सिस्टम वगैरह तो सब हम लोगों ने कर ही लिया था। अब पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम बताओ गूगल करके। ऑनरेबल जस्टिस के विनोद गूगल करो। एक सेकेंड। चंद्रन, ऑनरेबल जस्टिस के विनोद चंद्रन के बीच, हाँ, तो नाम पूरा बोलना है। के विनोद में फिर फुल नेम भी पूछा जा सकता है। सर उनका तो के विनोद ही दिखाता है। रोस्टर पे जाओगे मिल जाएगा। कृष्णन विनोद चंद्रन। हाँ, तो पूरा नाम बोलना है। ठीक है सर, और मुझसे कर। हाँ, और नोट भी कर लेना। अब नोबडी नोज कि हमसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जजेज
are subordinate to whom? Supreme Court judge are subordinate to. हाँ, अगर मैं पूछूं तो they have their independent constitutional authority. They are subordinate to none. Chief Justice लिखो, the Chief Justice is only the first among equal. Chief Justice is not the boss of other Supreme Court judges. ये लिख लिया, he is the first among equal. Yes, sir. He is only master of the role. Master of role means कि कौन सा केसेज किनके यहाँ जाएगा. He discharges some administrative function so far as listing of the cases and other administrative function. So he is not superior to other judges of the Supreme Court. He is at equal status and therefore he is known as first among equal. अभी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट न्यूज में देखा होगा, देयर वाज सम हीटेड आर्गुमेंट रिगार्डिंग डेजिग्नेशन ऑफ सम सीनियर एडवोकेट. तो सीजीआई चाहते थे किसी और को डेजिग्नेट करना और उस पे अड़ गया, तो वो बोल पड़ेगी know that you are talking to CJI. तो जस्टिस नागरत्ना ने ऑब्जेक्ट किया कि you are not my boss, you are only master of the role. तो इस तरह की चीजें निसंदेह अच्छी नहीं है. तो हालांकि इन चीजों को न्यूज बनाना और इन चीजों की चर्चा करना और इन चीजों पे स्टोरी बनाना, अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. एक्शन और रिएक्शन तो उनके बीच भी होगा. हाँ सर. दे आर नॉट सुपर ह्यूमन बीइंग, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. तो इन एक्शन और रिएक्शंस को आई डोंट नो क्यों हवा दी जाती. देखोगे तो खूब ढेर सारे न्यूज वगैरह, कोई मैगजीन निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है. तो अब एनीवे जो भी है. नाउ कमिंग बैक टू जो पॉक्सो एक्ट में एक है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और दूसरा है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट. और नंबर 1 कि पॉक्सो एक्ट खोल लो. यस सर, एक सेकंड हम ला रहे हैं. थोड़ा सा मैं भी ले लूं.
तो जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें जो एक्सप्रेशंस जो आईपीसी के हैं वो अप्लाई करेंगे। जो पॉक्सो एक्ट में, अब क्वेश्चन इज दिस, कैन ए वुमेन बी एक्यूज्ड अंडर पॉक्सो एक्ट? No, sir. Yes, she can be. Because as per subsection 2 of section 2, इसमें ही लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव ऑफ ही इंक्लूड सी ऑल्सो। आईपीसी में पढ़ते हैं। सेक्शन 3 में लिखा हुआ है ना, ए पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ ही। Yes, sir. तो ही लिखा हुआ है, तो ही इंक्लूड सी। ये कहाँ ऐसा है कि ही इंक्लूड सी? IPC में, sir. सेक्शन देखो, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा। मेरे पास। हाँ देखो ना, पुराने वाले में जान लो, मुझे लेना पड़ेगा, आईपीसी निकालना पड़ेगा। 10 वगैरह के आसपास है, उससे आगे पीछे। Yes, sir. Section 8 है gender. The हाँ, pronouns are used of any person, whether male or female. हाँ, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेज हुए हैं कि स्कूल टीचर जो फीमेल है वो किसी माइनर मेल चाइल्ड के साथ वो चली गई कहीं, और इस तरह के बहुत सारे केसेज हुए हैं। तो दिस इज जेंडर इनसेंसिटिव or victim can be either a male child or a female child who has not completed the age of 18 years. हाँ, और this is penetrative sexual assault, वही जो हम लोग रेप में जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वही सारी चीजें दी हुई है। प्रीवियसली into the rape law genitals were required. अब sexual act performed without using genital is also the offense, और वो सारी चीजें ए से लेके डी तक दी हुई। अब नाउ क्वेश्चन इज कि what is difference between section 3 and section 5? Section 5 is aggravated penetrative sexual assault. So if penetrative sexual assault is committed by certain persons like police officer, member of armed forces, public servant, management or on a staff of jail, remand home, management staff hospital, management or staff educational institution, gang penetrative sexual assault, तो जो सेक्सुअल असॉल्ट, जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है एग्रेवेटेड में, दैट इज मोर एग्रेवेटेड, और उसी तरह से पनिशमेंट वगैरह नहीं पूछा जाएगा। And definition of sexual assault provided under section 7, by touching, Touching. only by touching। अब एक केस था
काफी उस पे हंगामा हुआ था। इस सेक्सुअल असॉल्ट के सिलसिले में कह दिया गया था कि स्किन टचिंग जरूरत है, अगर कपड़े के ऊपर से टचिंग होगा तो ऐसा ऑफेंस नहीं होगा। तो काफी हंगामा हुआ, रिजल्टेड इनटू फाइलिंग एसएलपी बाय अटॉर्नी जनरल, और उस जजमेंट को ओवररूल किया गया। और उसके बाद एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट उसी तरीके से है जो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हम लोगों ने देखा। और सेक्सुअल हरासमेंट, अब सेक्सुअल हरासमेंट तो आईपीसी में भी दिया हुआ है। Yes, sir. दिस इज मोर स्ट्रिंजेंट। इसमें कई तरीके 7 मीन्स आईपीसी में 4 ही तरीके दिए हुए हैं और इसमें 7 मेथड्स दिए हुए तो 6 है मेरे में, हैं। 6 ही है। सॉरी, हाँ 6 ही दिए हुए हैं, 6। Using child for pornography that has also been made offense under section 13। Yes, sir. और उसके बाद storage of pornographic content involving child, that is also an offense। और मीडिया के लिए सेक्शन 23 है कि नेम वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड, दैट इज आल्सो पनिशमेंट। और जो चाइल्ड विक्टिम है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए प्रोसीजर वगैरह दिया हुआ है। और बाकी जो है स्पेशल कोर्ट होगी इसके लिए। स्पेशल कोर्ट किसकी होगी? कोर्ट ऑफ सेशन की। हाँ। और हाँ, और प्रिजम्पशन भी है 29 में। व्हाट इज द प्रिजम्पशन? दो प्रिजम्पशन है 29 और 30। इस पे हो सकता है पूछ दिया जाए। रीड आउट सेक्शन 29। Where a person is prosecuted for committing or abetting or attempting to commit any offence under section 3, 5, 7 and section 9 of this act, the special court shall presume that such person has committed or abated or attempted to commit the offence as the case may be, unless the contrary is proved। हाँ, तो allegations are sufficient। अब burden to prove innocence is upon the accused। तो इसमें भी जल्दी जमानत नहीं होती है। सेक्शन 30, not only that there is section 29 but also there is section 30, presumption of culpable mental state। What is culpable? Culpable homicide, a thing which is to be blamed, a thing। Culpability means criminality। Yes, sir. और इसमें जो तो वही है कि अगर एलिगेशन लग गया तो यह है 29 और 30 प्रिजम्पशन है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी? Not less than 7 years as an advocate, practicing advocate। हाँ, यहाँ पे डिफरेंट है। CRPC में 10 ईयर्स का। तो ये पूछा भी गया कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्वालिफिकेशन कितना है।
और इसमें भी ट्रायल इन कैमरा होता है। व्हाट इज ट्रायल इन कैमरा? सर वीडियो ओपन कोर्ट में नहीं होता है सर। ट्रायल इन कैमरा मतलब ट्रायल इन प्राइवेसी। देयर वुड बी ओनली विक्टिम को डायरेक्ट एक्यूज से नहीं, अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के जरिए। एंड दिस ट्रायल मतलब जनरल पब्लिक इज नॉट अलाउड, प्राइवेसी में होता। और जो पॉस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, वो आईपीसी में हम लोगों ने किया था। इन हाउस इंक्वायरी कमिटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ इन हाउस इंक्वायरी कमिटी भी है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी है। बहुत सारे प्रोविजंस हैं, पास किए जा सकते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ द वुमेन। कोई ऑफिस में परेशान कर रहा तो उसका ट्रांसफर भी किया जा सकता, पनिशमेंट भी हो सकता। इन हाउस पैनल, इंक्वायरी पैनल बनाना जरूरी है। और बाकी जो और ऑफेंस होता है वो अलग से चलेंगे। तो मोर और लेस अब ये दो जो हैं कि पॉक्सो और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पॉस एक्ट, वुमेन एट वर्क प्लेस, तो कभी कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर पूछा जा सकता है। यस सर। आधा घंटा तो हो गया होगा, मतलब एक सेशन तकरीबन। हाँ, तो एक बार रिवाइज वो सारे कर लो। हम लोगों ने कमर्शियल लॉ का थोड़ा थोड़ा कर ला। हाँ कर लीजिए सर।